वर्तमान में हम लोग बिहार बोर्ड के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, उसमें सभी विषय के मॉडल पेपर को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग लगभग सभी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ चुके हैं। यहाँ पे मैथ के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको याद होगा, पीछे हम लोग 50 तक की चर्चा किए थे, लेकिन शेष 50 प्रश्न शेष रह गया था, तो उसकी चर्चा हम लोग अर्थात कि 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही शानदार मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी किया गया। दोनों सीटिंग में, चाहे आपका किसी भी सीटिंग में परीक्षा हो, दोनों सीटिंग के लिए यही मॉडल पेपर उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए विषय कोड दोनों सीटिंग का दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी पीछे का क्लासेस छूटता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा। जैसे मान लीजिए मॉडल पेपर का ही आपको सभी विषय का क्लास चाहिए, तो मॉडल पेपर 2022 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, वहां पे जाके आप सभी वीडियोस देख सकते हैं, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, मैं सभी लिंक दे देता हूं, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस रूप में आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है। आगे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। ये कोई भी मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करना होगा तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाके आप सभी भी मॉडल पेपर जो भी इस चैनल पे क्लासेस होता है वो सभी मॉडल पेपर वहां पे अपलोड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा और यहाँ पे पहला प्रश्न जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों की हम लोग पीछे चर्चा किए थे। 50 नंबर प्रश्न तक काफी इजी प्रश्न आपने देखा, बिहार बोर्ड सेट कर दिया था। लेकिन आज जो 51 नंबर से प्रश्न की शुरुआत होगा, वहां से काफी शानदार प्रश्न मिलेगा। तो पेन कॉपी लेकर मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में, क्योंकि मैथ है, ऐसे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे रखकर फुल स्क्रीन मोड में करके आप क्लास को देखिएगा तो इससे 2-3 बेनिफिट है। एक तो आपका ध्यान क्लास पे रहेगा और दूसरा कि आपको कोई भी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कभी भी मैथ का क्लास ऐसे ही देखना चाहिए और एक एक प्रश्न को सॉल्व करके आंसर देते चलिएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न। 50 तक के प्रश्न का क्लास छूटा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लास खत्म होगा, जाकर देख लीजिएगा। शानदार और लॉजिकल प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। 51 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है अपने से कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा है। अब देखिए इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे जल्दी बनने वाला तरीका होता है, उसी का पालन करते हैं। आप सेक स्क्वायर 60 का मान रखेंगे, tan 60 का मान स्क्वायर कीजिए, इसको जोड़िए। उससे आसान है कि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे। जब आप फार्मूला पढ़े तो उसी का यूज कीजिए, क्योंकि मैथ जब आसानी से बन जाए, मैथ को हमें अपने से कठिन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होगा, यहाँ पे 60 दिया है, तो मैं चलिए 60 को भी हटा दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है सर? 1 होता है, बिल्कुल सही। तो सेक स्क्वायर 60 अर्थात कि tan स्क्वायर 60 दोनों बराबर है थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा? कहिएगा सर 1 होगा। और एक और 1 दिया था, 1 जोड़ देंगे, कितना होता है गुरुजी? तो 1 1 2, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अब जो भी छात्र इस मेथड से बनाएंगे सोचिए उनको कलम उठाने की आवश्यकता है नहीं है। अगर नहीं तो ऐसे आप मान भी रखते, सेक 60 का स्क्वायर करते, तो उतना भी करके आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी ही आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 52 नंबर प्रश्न। कह रहा है सर cot 90 माइनस ए, तो इसको क्या बनाना है? cot 90 माइनस थीटा आप कितना बार याद किए हैं? tan थीटा OMR सीट मिलेगा, डी ऑप्शन पे कलर करके आना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को यहाँ पे धुआं उड़ाइएगा, तभी एग्जाम में आपको प्रश्न अच्छा से बनेगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मिसप्रिंट था, वही मैं लिखने का प्रयास किया। यहाँ पे क्या होगा? 2 tan 30 डिग्री, ये 53 नंबर प्रश्न है, बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ताकि गुना भाग देखिए कम करना पड़े, क्योंकि हम लोग को इसी पे बना भी लेना है, तो मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर चेंज करूंगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो बिल्कुल सही। कहिएगा जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि यही फार्मूला कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और वैसे भी आप मान रख सकते हैं, tan 30 का भी मान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मेथड से आप बना के चेक कीजिएगा, आंसर उतना ही आएगा। अब ध्यान से अपने को देखना है, 2 उसी तरह रहेगा सर। tan 30 का मान कहिएगा 1 बटा में √3, ट्राइगोनोमेट्री टेबल याद कर जाना है। सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है गुरुजी? 2 बटा में √3। अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए मॉडल पेपर इसीलिए बिहार बोर्ड जारी करता है कि एग्जाम में क्या करेगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन बनाने का मेथड आपको सीख के जाना है। ऊपर हमारा हो जाएगा 2 बटा में √3, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे √3 का 3, बिल्कुल सही। 2 बटा में √3 और ऊपर इसको पलट देंगे सर 3 बटा में 4। 2 से 4 कट जाएगा, 2 √3 से 3 कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं एक 3 में कितना √3 होता है? 2 √3, अर्थात कि कितना आपने बता दिया? √3 बटा में 2। किसका इसमें मान होगा सर √3 बटा में 2? यही आपसे पूछा है, तो sin 60, बिल्कुल सही। जो भी छात्र कमेंट करें कि सर sin 60 का मान होगा
3/2। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है सर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न में। बोला अंत तक बने रहिएगा, एक एक चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा 1 से 15 तक। और इधर जो 51 से प्रश्न शुरू हुआ है, पिछले तो प्रश्न काफी इजी था, लेकिन यहां से काफी अच्छा अच्छा लेवल का प्रश्न है। कह रहा है यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए सीखते हैं, ऐसे प्रश्न ऐसे पीछे हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन इसको सीखेंगे क्योंकि एग्जाम में देखिए क्या कहता है, बिहार बोर्ड का यही रूल है कि इस अंक को चेंज कर देगा, बाकी मेथड वहीं रहेगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आए। कह रहा है सर ये 6 मीटर लंबा खंबा है, इसका छाया यहाँ पे बन रहा है 2√3। तो कह रहा है आगे ऊपर सूर्य है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है इसी को निकालिएगा। तो चलिए निकालते हैं कि कितना मानेंगे। देखिए यहाँ पे tan लेकर चलेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोण है। तो tan लेकर चलते हैं, tan थीटा बराबर सर P/B अर्थात कि लंब बटा में आधार। लंब दे दिया आपने को 6, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, और आधार नीचे दे दिया है गुरुजी 2√3। कटा देंगे सर, 2 से 6 कट जाएगा, 3√3 से 3 कटाएंगे। अब मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि 3 में कितना √3 होता है 2, तो 1√3 कट के क्या बचा सर √3। अर्थात कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर ऐसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, छोटा सा जगह है, तो आपको मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। tan थीटा बराबर √3 आ गया, तो tan थीटा उसी तरह रहने देंगे सर। √3 कितना का मान होता है तो कहिएगा tan 60 का मान होता है। बिल्कुल लाजवाब, काफी विद्यार्थी सही से आंसर कमेंट कर रहे हैं। या थीटा बराबर गुरुजी आ गया 60 डिग्री, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है 54 का। ध्यान से सीखते चलिए, समझते चलिए, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, एक एक प्रश्न को लेकर बिल्कुल डिटेल में मैं आपको सिखा समझा रहा हूं, ताकि एग्जाम में इसके आसपास भी प्रश्न भटके तो अपने को गलत नहीं करना है। कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। उसी प्रश्न पे है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। क्या कहा, ये मान लीजिए अपना मीनार है सर, इसका ऊंचाई दे दिया 15 मीटर। अब यहाँ पे एंगल जो हम लोग निकाले थे ना, तो यहाँ पे एंगल दे दिया है प्रश्न में। अब वहां पे नीचे वाला छाया की लंबाई दिया था, और यहाँ पे अपने से पूछा है, तो मान ले रहे हैं x है। मान लीजिए छाया का लंबाई क्या है x, तो चलिए tan लेकर उसमें चले थे, इसमें भी tan से बनाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया P/B, तो क्या होगा सर 15/x हो जाएगा। x हमने क्या माना है, यही माना है मीनार के छाया की लंबाई। लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे हैं, मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है सर 3, बिल्कुल सही, 15/x। देखिए ट्राइगोनोमेट्री टेबल बड़ा काम का चीज है, उसे याद कर जाइएगा। या x बराबर कैंची वाला गुना करेंगे तो 15 में हो जाएगा √3। 15 को हम कितना लिख सकते हैं सर, तो 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, बिल्कुल सही, बटा में √3। √3 से इस √3 को कट जाएगा सर, एक √3 बचेगा, क्या बच गया 5√3 मीटर। ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, जी सर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है OMR सीट पे। उम्मीद करता हूं आप सीख रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न का अभ्यास जरूर कीजिए, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को, जितना ही मैथ में क्या है काटकूट मचाइएगा, उतना ही मैथ आपको क्लियर समझ में आएगा और एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। पूरे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है। निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अर्थात कि यहां पे मान लीजिए ग्राफ हम लोग खींचते हैं, यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सर, यहां पे आप समझ पा रहे हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं गुरुजी, तो ओरिजिन, मूल बिंदु, इसी का निर्देशांक होता है 0 0, तो इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ऑप्शन सी आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न किस पाद में स्थित है, कहिएगा सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय पाद। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न। कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है सर, फार्मूला आपको याद होगा, x² + y²। सभी फार्मूला की हम लोग चर्चा किए हैं, क्योंकि ऐसा कितना मॉडल पेपर मैं आपको सिखा चुका हूं। x क्या है गुरुजी, क्योंकि मूल बिंदु से आप समझ रहे हैं ना, एक 0 है और एक बिंदु ये दिया है, तो x2 - x1 कीजिएगा तो x2 x1 बचा ही नहीं, 0 0 से क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसलिए मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला सीधे हम लोग यहीं लिखते हैं, √x²। तो यहाँ पे x है, ये अपना y है, x का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर कर देंगे,
वाई का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर कर देंगे। अब आपको क्लियर आंसर समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। यहां से प्रश्न अगर सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में एक नया नया बत्ती जलेगा, अर्थात कि कैसे कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है। किसी रूप में प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण जानकारी और मैथ का रिवीजन आपको होगा। कह रहा है बिंदु इतना के बीच की दूरी है। हर मॉडल पेपर में आपको सजेस्ट करता था कि ऐसा प्रश्न जरूर अभ्यास कीजिए। आपसे ऐसा प्रश्न देखिए मॉडल पेपर में पूछ रहा है, ऑफिशियली बिहार बोर्ड सेट करके भेजा है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सर बीच की दूरी अर्थात कि डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या होता है सर x1, ए क्या है अपना y1, बिल्कुल सही। ए क्या है x2, ए क्या है y2। अब आप इसको नहीं बना लीजिएगा, कहिएगा जी सर बना सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं साथ में। तो x2 कितना है जल्दी से बताइए, कहिएगा -1, बिल्कुल सही। माइनस उसी तरह रहेगा फार्मूला का, x1 कितना है सर 1 है, इसका होल स्क्वायर। प्लस में चलते हैं, y2 कितना है अपना 5, y1 कितना है 1। अब यहां पे देखिएगा -1 तो -2 का होल स्क्वायर। तो 5 में से एक जाएगा अपना 4 का स्क्वायर। यहां पे ध्यान से सीखिएगा, √2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 4 का स्क्वायर 16। √20 का अंडर रूट निकालिएगा तो कितना होगा, तो 4 5 में 20, तो 4 का 2 और √5। आप समझ पा रहे हैं, 20 का नहीं कुछ बुझाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। 2 का 10, 2 का 5, तो ये 2 से 1 2 बाहर आ गया और यहाँ पे √5 आ गया। तो 2√5 इकाई कहीं पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। 59 का राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी। प्रश्न को कॉपी पर जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अब बिल्कुल कम समय है। अब नहीं प्रश्न का अभ्यास करेंगे तो कब करेंगे। 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। कह रहा नहीं गुजरेगा, यहां पे प्रश्न को समझना है। अब देखिए बिंदु किसी से ग्राफ कहीं से जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब y का 8 है, y का 8 है, तो ऐसे हम लोग निर्देशांक लिखते हैं ना, कहीं से गुजरेगा तो xy, अर्थात कि y 8 होगा तभी y बराबर 8 से गुजरेगा। और x तो x कुछ भी हो सकता है। समझ में आपको आ रहा है, क्योंकि y का मान दे दिया था तो y 8 होना चाहिए। x तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x का मान नहीं दिया, 0 से लेकर जितना हो सकता है अनंत तक। अब देखिए 1 8 बिल्कुल सही, y 8 है तो गुजरेगा, बिल्कुल सही गुजरेगा। 4 8 तो यहाँ पे भी y 8 है, बिल्कुल यहाँ से भी गुजरेगा। 0 8 तो मैं बोला 0 से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी गुजरेगा। कहाँ से नहीं गुजरेगा सर, तो डी से नहीं गुजरेगा। तो वही पूछा था, तो इसका राइट आंसर OMR शीट पे क्या करना है, डी, क्योंकि y का मान देखिए यहाँ पे 8 नहीं है। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आपको मिल रहा है, नया नया प्रश्न सीखते चलिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। इससे आसान प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्लस प्लस कहाँ होता है सर, चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ऑप्शन ए वाला पे ही प्लस प्लस मिल गया, इसी को राइट आंसर कर देना है 61 का। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है 62 नंबर, बिंदु A5 6 का y अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए बड़ा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट। तो y अक्ष से लंबवत दूरी उसका x निर्देशांक कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं, ऐसे होता है x y हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 6 भुज कोटि। तो y अक्ष से लंबवत दूरी उसका क्या होता है, x निर्देशांक। तो वही पूछा था y अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहाँ पे देखिए x निर्देशांक कितना है 5, तो 5 इकाई। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 62 का। 63 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिंदु M दिया है, इसका निर्देशांक भी दे दिया और N का भी निर्देशांक दे दिया। कह रहा रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, अर्थात कि मध्य बिंदु, यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं जहां पे सेगमेंट ज्वाइनिंग कर रहा है, तो मिड पॉइंट का यहाँ पे कह रहा है। तो मिड पॉइंट अर्थात कि मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यही फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि x1 x2 इसमें से कौन है, तो यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ये हमारा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भी, x1 है, ये y1 है, ये अपना x2 होता है, ये अपना y2 होता है। इसी को जोड़ देंगे तो x1 + x2 तो -2 + -8 बट्टा में 2, माइनस प्लस का ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है y1, तो y1 कितना है 10 और प्लस में 14 और बट्टा में 2। अब -2 और प्लस -8 तो -10 बट्टा में 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 ना होगा, बिल्कुल सही 24 बट्टा में 2। इसको कटा देंगे सर, -5 12। देखते हैं कहाँ पे, बिल्कुल मिल गया सीधे सीधे आंसर, ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसलिए मैं फार्मूला आपको लिखाते चलता हूँ किसी भी क्लास में। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न देखिए बड़ा लॉजिकल और शानदार शानदार प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अंत तक जरूर
देखिएगा बिल्कुल बारीकी से आपके दिमाग में बिल्कुल नए नए प्रश्न बनाने की कला विकसित होगा और यही कला मैथ में आपको 100 में 100 दिलवाएगा। कह रहा है यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक 6 माइनस 8 और माइनस 6 8 है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। अब ध्यान से एक वृत्त लेकर मैं आपको समझा रहा हूं, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना वृत्त होता है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे कह रहा है व्यास, तो यहां पे समझ पा रहे हैं, यहां से मान लीजिए यहां तक मैंने खींच दिया, केंद्र ओ है, तो यहां पे क्या होता है त्रिज्या। अब ये कहा है त्रिज्या नहीं सर, व्यास लीजिए, तो व्यास ये पूरा अपना क्या हो गया, यहां से यहां तक अपना हो गया व्यास। अब इसका निर्देशांक दिया है 6 माइनस 8, इसका भी दे दिया यहां पे देखिए माइनस 6 8। अब कह रहा है इसके केंद्र, तो वृत्त का केंद्र यहीं था ओ, और इधर भी आर था इधर भी आर था, तो दोनों दूरी बराबर था, तो बीच का मिड पॉइंट का फार्मूला जो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे x1 प्लस x2 बटा 2, उसी में पूछा है, तो अब सीधे सीधे आप बैठा दीजिएगा, कहिएगा जी सर बैठा देंगे। 6 प्लस में माइनस 6 और बटा में 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना माइनस 8 प्लस 8। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहा, अभी मैं फार्मूला लिखाया था x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 6 तो 0 बटा में 2, और यहाँ पे 8 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 0 बटा में 2, अर्थात कि 0 0, अर्थात कि कहाँ पे है सर, ऑप्शन सी पे है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे है। देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा था घुमाकर, बट आपको अपना दिमाग बिल्कुल सही जगह पर लगाइएगा। एग्जाम में भी कितना भी प्रश्न घुमा ले, अगर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं इस क्लास के माध्यम से, तो प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। 64 का राइट आंसर सी है। 65 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी का निर्देशांक दिया है, कह रहा है मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो पी का मान क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु मान लीजिए ओ है, और ओ का निर्देशांक कितना है 0 0, मान ले रहे हैं मूल बिंदु क्या है ओ। अब इससे कह रहा है ये समदूरस्थ है, दो बिंदु है, यहाँ पे है ए और अपना यहाँ पे है बी। ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखिएगा, इसलिए मैं आपको एक एक प्रश्न को बारीकी से सिखा रहा हूँ। मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए आपको लग रहा होगा ये भी 0 है, इसको मैं मिटा कर दूसरा कुछ नाम देते थे, पी दे दिए। मान लीजिए मूल बिंदु का नाम मान ले रहे हैं, मूल बिंदु का नाम क्या है पी, और पी से ए और बी समदूरस्थ है, तो इसका दूरी बराबर है, अर्थात कि क्या है सर, तो पीए बराबर है पीबी। ये प्रश्न में दे दिया, आपका पी का मान, तो पीए तो डिस्टेंस फार्मूला से बनाएंगे, तो ऐसे देख लीजिए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, अभी मैंने बताया पीछे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, घटाएंगे 3 माइनस 0 तब भी 3, और वहीं तो उतना लिखने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए जब आसानी से प्रश्न मैथ का बन जाए तो उसे हार्ड नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप कैसे भी बनाइए, आंसर से मतलब है। उसी तरह पी बी, तो मूल बिंदु से दूरी फिर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट दोनों साइड है, स्क्वायर कर देंगे, कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9, 4 का स्क्वायर 16, पी स्क्वायर प्लस 1 का हो गया 1, 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 25, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आपको माइनस 1 बराबर पी का स्क्वायर, या सर p बराबर अंडर रूट 24, तो हो जाएगा 4 छक 24, तो 4 का 2 हो गया, और इसका अंडर रूट 6, तो प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6। देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है सही आंसर। आपको समझ में नहीं आएगा तो 24 का ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 का 12 और 2 का फिर अपना कितना हो जाता 6 और 2 का 3, तो ये 2 में से एक 2 बाहर हो गया और 6 रूट में उसी तरह रह गया, तो इसी का राइट आंसर आ गया ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप सीखे, समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट पे था। ऐसा प्रश्न 2 अंक में पूछेगा, पूरा आपको विस्तार से ऐसे ही बना दीजिएगा लिख पढ़कर, तो आपको 2 अंक भी मिल जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु इतना तथा इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं सोचिए ऐसा प्रश्न में क्या बोलता था कि अंक चेंज कर देगा, तो वही किया है, यहाँ पे अंक चेंज कर दिया है। तो ये नहीं आप कहिएगा कि मैं आपको नहीं सिखाया हूं, कितना प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अब आपको बताना है फार्मूला कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कहिएगा सर 1/2, और शुरुआत कहां से करते हैं, x1 इंटू y2 माइनस y3, बिल्कुल सही, प्लस में अपना x2 फिर जिसे एंड हुआ है उसी से शुरू करेंगे, तो y3 माइनस y1, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्लस में है x3 तो y1, और यहाँ पे माइनस y2, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। x1 x3 आप समझ रहे हैं, ये अपना x1 है, ये y1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है, x3 है, y3। अब मान बैठा कर जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए तो कितना होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1/2 उसी तरह रहेगा। x1 कितना है सर 0, तो 0 है तो ये तो पूरा 0 कर देगा, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। y2 कितना होगा सर, तो 12 हो गया अपना 4, प्लस में x2 कह रहा है तो 6, और y3 देखिए ध्यान से तो -4, और माइनस में y1 फार्मूला में, तो y1 कितना है 8। मैं एक एक चीज क्लियर आपके लिए लिख दिया हूं। x3 देखिए कितना है, कहिएगा सर -16, तो यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं माइनस लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया अपना -16,
और यहाँ पे y1 कितना है तो 8, और यहाँ पे देख लीजिएगा तो माइनस y2, तो y2 कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 हो गया। आसानी से आप कॉपी पे जरूर सॉल्व कीजिएगा। 1/2 ये तो पूरा जीरो कर देगा, क्योंकि जीरो से आप जानते हैं 12 4 16 में किसी में गुना कीजिए जीरो, और यहाँ पे देखिए 6 और इंटू में यहाँ पे -8 4 12 और -16, और यहाँ पे हम लोग लिखे थे y1 माइनस y2 अर्थात कि 8 - 12, तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से देखिएगा 1/2 यहाँ पे -72, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 16 में 4 से गुना कर दीजिए 64। साइड में आपको सिर्फ समझा रहा हूं, यहाँ पे क्लियर आप खुद से भी गुना भाग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस रहेगा, लेकिन 72 में से 64 घटाएंगे तो 6 2 8, 2 से 1 कट जाएगा -4। लेकिन आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में होता है, नहीं होता है? कितना एनसीईआरटी में ऐसे प्रश्न हम लोग सीखे थे। तो 4 वर्ग इकाई अर्थात क्या स्क्वायर यूनिट, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न। कह रहा है, देखिए ये भी शानदार प्रश्न है। कह रहा है बिंदु ए 4 - 3 तथा 9 7 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बाह्य विभाजित नहीं, अंतः विभाजित। तो कह रहा है y का निर्देशांक। ध्यान से देखिएगा, जब ये अंतः विभाजित करे, यहाँ पे x1 x2 और m1 m2 का मान दिया है, तो हम x y दोनों का निर्देशांक बता सकते हैं। लेकिन सीधे प्रश्न का है कि y के निर्देशांक से आप मतलब रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो y के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा m1y2, देखिए फॉर्मूला इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और m2y1, और बटा में क्या होता था तो m1 m2, और x का पूछता तो y2 y1 की जगह पर क्या करते हैं x2 x1। अब m1 तो ये अनुपात वाला क्या होता है m1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। y2 कौन सा है सर? उस समय से मैं बता रहा हूँ 7, तो 7 प्लस में m2, तो m2 देखिए यहाँ पे अनुपात में जो दूसरा है 2, और y1 कितना है तो -3, और बटा में देखिए m1 प्लस m2, तो 2 या 3 प्लस 2 या 2 प्लस 3। अब देखते हैं कहाँ पे है ऑप्शन में, ध्यान से देखिएगा बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है 3 × 7, यहाँ पे सभी में तो 9 है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ ना कुछ गलत है, यहाँ पे माइनस, और फॉर्मूला पे जानते हैं प्लस होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर कर देना है। 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A + C = 120 डिग्री, तो कोण B बराबर कितना होगा सर? ये तो बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कह रहा है मान लीजिए त्रिभुज है ABC, अब कह रहा है सर ए वाला कोण ए और सी ये दोनों हम लोग जोड़ देना है, तो हो रहा है कि 120। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है 180, तो इसमें से घटा देंगे 120, कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बहुआ टाइप प्रश्न था, मैं बोला कि जब त्रिभुज का तीनों अंत कोण का योग होता है 180 डिग्री, 2 दे दिया 120, कोई भी त्रिभुज हो तो तीसरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक। 69 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न हम लोग क्लास में चर्चा किए थे, मुझे याद है ना, मैं मॉडल पेपर आपको सिखाया हूं मैथ का, तो ऐसा प्रश्न काफी आया था, एक बार नहीं बहुत बार प्रश्न ऐसा आया था। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE = BC/FD, तो ये समरूप कब होंगे? सेम टू सेम प्रश्न की चर्चा की। तो चलिए फिर से इसका रिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है, मान ले रहे हैं सर ये त्रिभुज है ABC, और यहाँ पे त्रिभुज है अपना DEF। अब देखिए अनुपात देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है AB ए वाला अनुपात और बट्टा में DE बराबर है BC बट्टा में FD। यहाँ पे ऊपर इधर भेज दिया। अब कह रहा है कौन कोण, तो इसके जो बीच में कोण बनेगा वही तो बराबर होगा, तो कोण B और इसके बीच में बन रहा है कोण D, अर्थात कि कोण B बराबर होगा कोण D। बिल्कुल आसान है, ऐसा प्रश्न आता है तो एक कॉन्सेप्ट आप सीखिएगा, कोई भी भुजा देगा उसी के बीच वाला कोण बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी पे दिया गया था, तो राइट आंसर करेंगे 69 का ऑप्शन डी। सीखते चलिएगा कॉन्सेप्ट। 70 नंबर प्रश्न, शुरू में ही बोल दिया आपका पूरा चैप्टर 1 से 15 तक रिवीजन होगा, और नया मॉडल पेपर है 2022 के लिए, तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, अंक चेंज करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। और 1 से 50 तक जो पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न की चर्चा किए थे वो सिर्फ आसान आसान प्रश्न था, लेकिन इधर काफी अच्छा अच्छा प्रश्न है, इससे कुछ हार्ड प्रश्न नहीं आता है एग्जाम में। अब 70 नंबर ही प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ, अर्थात कि दो त्रिभुज दिया है समरूप, जिसमें BC किसका भुजा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ABC का भुजा होगा, और QR दिया है, QR अर्थात कि दोनों त्रिभुज का एक एक भुजा का अनुपात दे दिया है 1/5। तो कह रहा है इसका एरिया बताइए। तो जब जानते हैं दो त्रिभुज समरूप हो, ये पर में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो और उनके संगत भुजा का अनुपात मालूम हो, तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर कर देते हैं, और वही त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात देता है और संगत भुजा का अनुपात उल्टे पूछता तो स्क्वायर रूट निकालते, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, पूरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, समरूप भी है। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ
त्रिभुज पी क्यू आर ऊपर दिया है, और यहाँ पे ध्यान से समझिए क्यू आर कहाँ किसका भुजा है, पी क्यू आर का, तो ये नीचे दिया है, बस इतना ही ख्याल रखना है। तो इसको ऊपर और इसको नीचे, बस इतना ही, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। तो यहाँ पे 25 बट्टा में 1 कट के कितना हो जाएगा सर, 25। देखिए कहीं पे है तो ऑप्शन ए पे दिया गया है। थोड़ा सा आप गलत करेंगे हड़बड़ी में तो आपका आंसर आ जाता है 1/25। वो कब होता है, जब त्रिभुज एबीसी ऊपर रहता है और ये नीचे। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। 71 नंबर प्रश्न की कह रहा है tan 90 माइनस ए। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। सभी विद्यार्थी को इसका आंसर कमेंट करना है, tan 90 माइनस ए। देखते देखते आंसर जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसमें क्या समय लेना है। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं सर ऑप्शन बी cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो ए है तो ए हो जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 72 नंबर प्रश्न देखिए, ये सभी प्रश्न हम लोग काफी सीखे हैं। मैं बोलता था ऐसा प्रश्न हर साल आता है, देखिएगा ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, अंक चेंज कर देगा। कह रहा है दी गई आकृति में डी समानांतर है बीसी, बिल्कुल सही है, डी समानांतर है बीसी। थेल्स परमे पे उठा के पहुंचा दिया। कह रहा है यदि एडी बराबर 5 सेंटीमीटर और डीबी या बीडी बराबर 6 सेंटीमीटर तो एई बराबर 8 है, तो ईसी बराबर क्या होगा। अर्थात कि यहां पे देखिए एडी दिया है 5, डीबी या बीडी जो कहिए 6 दिया है, यहाँ पे एई दिया है 8, तो ये पूछ रहा है कि कितना होगा। मान ले रहा है एक्स है। जब यहाँ पे देखिए एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर है त्रिभुज में, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगा, तो एडी बट्टा में डीबी बराबर होता है एई बट्टा में ईसी। हम लोग सिद्ध भी किए थे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है अपने को, एडी दे दिया सर 5, डीबी दे दिया 6, एई दे दिया 8, ईसी पूछ रहा है कितना होगा, एक्स मान ले रहे हैं। अब कैंची वाला गुना कर देंगे तो या एक्स बराबर 8 गुने में 6 बट्टा में 5, 8 छक 48 बट्टा में 5 कटा देंगे तो 5 9 45। देखिए 9 दशमलव समथिंग आएगा, तो यहाँ पे एक ही 9 दशमलव है, ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। ध्यान से सीखिएगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। एग्जाम में बस अंक चेंज होगा, बाकी सभी कॉन्सेप्ट सेम रहता है। जैसे देखिए ये थेल्स पर में है तो इसका आपका रिवीजन हो गया, तो ये क्या कभी भी चेंज हो सकता है, नहीं चेंज होगा। कह रहा है दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसका कथन है सर, हु सेड, तो थेल्स सेड। ऑप्शन ए सही आंसर आपको करना है। समान कोणिक त्रिभुज के बारे में किसने बात किया था, थेल्स ने, तो ऑप्शन ए सही आंसर है 73 का। देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक बार नहीं, मैं आपको जितना मॉडल पेपर पढ़ाया था उन सभी मॉडल पेपर में प्रश्न आया था। मैं वहां पे बोला था कि लिख लीजिए, वीवीआई प्रश्न है, देखिए पूछ दिया कि नहीं। कह रहा है एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बाह्य बिंदु है पी, कितना खींच सकते हैं सर, 2 खींच सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। और देखिए इसके 2-3 कॉन्सेप्ट है। एक होता है कि मान लीजिए वृत्त है तो यहाँ पे बाह्य बिंदु से तो ठीक है, कितना खींच सकते हैं, 2। वृत्त पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे, इसे कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ऐसे 1 खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर होगा तो 1 भी नहीं खींच सकते हैं। ये हमेशा क्लियर रखिएगा। 3 ही इसमें वृत्त में परमेय के टाइप का था स्पर्श रेखा को लेकर पढ़ना। एक अपने को क्या पढ़ना था कि वृत्त के अंदर पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पे पूछता है कि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कहते सर 0। कहता वृत्त पर है बिंदु, कितना खींच सकते हैं, तो 1। वृत्त के बाहर है सर, कितना खींच सकते हैं, 2। तो यही 3 प्रश्न इससे पूछता है। मैं तीनों आपको सिखा दिया हूं। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि इसके आसपास प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना है। 75 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति में पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाला वृत्त में इस प्रकार है कि कोण एपीओ बराबर 40, तो कोण ओ ए बी। अब यहाँ पे देखिए यही प्रश्न, यहाँ पे पी ए पी बी स्पर्श रेखा है तो ये दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ए पी ओ, यहाँ पे देखिएगा ए पी ओ, ए यहाँ पे छोटा वाला कोण दे रहा है 40 डिग्री। यहाँ पे कितना दिया, 40 डिग्री। छोटा वाला जब 40 तो ए भी कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पे आपसे पूछा ओ ए बी, यहाँ पे देखिए ए वाला कोण अपने को निकाल सकते। इस त्रिभुज से छोटा वाला जो त्रिभुज है ए ओ बी, इससे मतलब है, तो यहाँ पे 40-40 दोनों हो गया 80। तो यहाँ पे देखिए पूरा त्रिभुज बड़ा वाला अगर हम लेंगे तो ए वाला ओ कोण कितना होगा, तो 180 में से आप 80 घटा दीजिएगा तो ये हो गया अपना 100 डिग्री। ये बड़ा वाला 100। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन जो आ रहा है ये सिर्फ पिक्चर बेस्ड प्रश्न था, तो इसको बांटेगा तो ये अपना हो गया 50। और ये यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे समझ पा रहे हैं 90 डिग्री यहाँ पे लंब है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया अपना 90। तो यहाँ पे एक कोण मालूम हो गया 90, दूसरा हमने निकाल लिया 50। अर्थात कि टोटल कोण कितना हो गया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 5 14 140। और हम जानते
जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, घटा लेंगे 40 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये पूरा पिक्चर बेस्ड प्रश्न था। यहाँ पे फिर से समझिएगा, ये कोण दिया था 40 से 40 80, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेकर चले थे, तो ये वो वाला कोण कितना आ गया 180 में से हम लोग 80 घटा लेंगे तो 100, तो इसको भी तो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड किया दो भाग में तो ये 50 हो गया, और ये भी कितना हो गया 50। लेकिन हमको सिर्फ इधर वाले साइड से त्रिभुज का मतलब है, यहाँ पे लंब था 90 डिग्री बना रहा था, तो दो कोण जब मिल गया तो तीसरा 180 में से जोड़कर घटा लेंगे, तो 75 का राइट आंसर कहां पे मिल गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि दी गई आकृति QOR वृत्त का व्यास है तथा Q बराबर है PR, तो कोण PQR बराबर कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, कोण PQR, यहाँ पे ये वाला कोण आपसे पूछा है कि कितना होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है कि PQ बराबर है PR, ये दोनों बराबर है, ये भी दे दिया, अर्थात कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये दोनों बराबर होगा, इतना एक क्लियर कर दिया। यहाँ पे दोनों साइड का एंगल कितना हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि देखिए भुजा बराबर है, दो एंगल बराबर होगा तभी तो इसको बराबर करेगा। अब कह रहा है क्या कि कोण PQR, तो यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन दिया है कि कोण जो यहाँ पे QOR है, अर्थात कि यहाँ पे देखिए QOR, यहाँ पे पूरा ये वाला कोण, तो ये अर्धवृत्त का व्यास है, ये पूरा क्या है यहाँ पे देखिए व्यास है, तो ये वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, ऊपर एक अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त पर यहाँ पे कोण कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाला काम खत्म, तो ऊपर वाला जो बचा तो ये कितना अर्धवृत्त पे कोण बन रहा है 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए 90 डिग्री जब ये वाला बन गया तो यहाँ पे जो कहा है कि दोनों बराबर है, तो फिर वही कहानी कॉन्सेप्ट, 180 त्रिभुज का तीनों कोण एक हो गया 90, तो अब दो मिल के कितना होंगे 90 होंगे सर, लेकिन दोनों कह दिया है प्रश्न में बराबर है, क्यों, क्योंकि भुजा बराबर है, तो यहाँ पे 45 बांटेंगे। भुजा बराबर नहीं रहता तब हमको दूसरा कुछ सीखना पड़ता, लेकिन जब भुजा बराबर था तो कोण बराबर होगा, जो भी बचा उसमें से आधा आधा कर देंगे तो 45, तो 45 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है 76 का। शुरू में ही मैं बोला यहाँ से काफी अच्छा प्रश्न सेट किया गया, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। अब देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC बराबर 110 डिग्री, तो CAO बराबर कितना होगा। यहाँ पे चलिए एक पिक्चर बनाकर समझते हैं हम लोग, ध्यान से यहाँ पे सीखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे O केंद्र है, यहाँ पे केंद्र इसका एक्शन है क्या, O है, और कह रहा है AB और AC दो स्पर्श रेखा है, अर्थात कि यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे AB और यहाँ पे देखिए AC दो स्पर्श रेखा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको B दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहा है कि कोण इस प्रकार है कि कोण BOC, यहाँ पे देखिएगा BOC, अर्थात मान लीजिए स्पर्श रेखा इस पे लंब होता है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे भी लंब होता है, तो BOC ये बड़ा कोण दे दिया है 110 डिग्री। अब इसको ऐसे हम लोग मिला दे रहे हैं। अब पूछा है आपसे कि कोण CAO, अर्थात कि ये छोटा वाला कोण पूछा है। अब देखिए ये 110 डिग्री है पूरा बड़ा वाला, तो ये भी कितना होगा 55, इधर भी कितना हो जाएगा 55। अब यहाँ पे पूछा है ऊपर वाला, तो ये 55 हो गया। और कितना क्वेश्चन में मैं आपको सिखाया था कि ये जो स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या पे क्या होता है, लंब होता है, तो ये कितना है 90 डिग्री है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है, तो ये 90 डिग्री, ये 55। अब ऊपर वाला त्रिभुज से मतलब है क्योंकि यही कोण पूछा है CAO। एक हो गया अपना 90, एक हो गया 55। 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे मैं बता दिया शुरू में ही कि अपना क्या होता है लंब होता है, त्रिज्या कितना, ऐसा प्रश्न हम लोग सीखे हैं, तो 5 यहाँ पे 9 5 की 10, 145 से आ गया, टोटल कितना होता है, तो कहिएगा सर 180 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे अपना कितना बच गया, तो 7 3 35, देखिए कहीं पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी पे। बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न पूछा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, सभी पिक्चर पे ही आप गुना भाग करके बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक कोण दिया था 110, इसको हम लोग बांट दिए क्योंकि यहाँ पे लाइन बांट रहा है, तो 55 55 में बट गया। एक यहाँ पे समझते हैं आप वृत्त के जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, तो लंब कितना 90, और त्रिभुज का तीनों कोण 180, तो दोनों जोड़कर 180 में से घटा देंगे, तीसरा कोण आ जाएगा। अंत तक सीखिएगा क्योंकि मैं शुरू में बोल दिया बड़ा शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। कह रहा है बिंदु T से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या। ऐसा प्रश्न में आपको काफी सिखाया था, मैं बोला था अंक चेंज करके प्रश्न पूछेगा, आपको नहीं कंफ्यूज होना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए यही है और यहाँ पे कह रहा है T से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, P ने यहाँ पे क्या है T से खींचा गया है, और कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, मान लीजिए इसकी लंबाई 12 है, और यहाँ पे कह रहा है दूरी जो है केंद्र से इसका, तो ये कितना है 13 है, तो ये त्रिज्या पूछा है, तो अभी मैंने बताया लंब होगा, अर्थात कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का पालन करेगा, अर्थात कि 13 का स्क्वायर ये निकालना होगा, OA बराबर तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अंडर रूट आप समझ पा रहे हैं। आधार निकालना होता है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे 169, यहाँ पे 144, यहाँ पे अंडर रूट 25 बराबर 5, देखिए कहीं पे दिया गया है, तो ऑप्शन डी। ऐसे प्रश्न काफी हम लोग सीखे हैं, सीधे सीधे क्लास से प्रश्न आ रहा है, अंक सिर्फ
चेंज कर रहा है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आप समझ पा रहे हैं, ऐसे क्लास आप देखते होंगे तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर 60 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर, देखिए क्यू पी आर यहाँ पे देखिए इसको दे दिया आपने को 60 डिग्री। कह रहा है ओ जो है केंद्र है, यहाँ पे देखिए ओ जो क्या है, यहाँ पे केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, अर्थात कि यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा। ओ क्यू यहाँ पे क्या है? वृत्त का त्रिज्या। ओ आर क्या है? वृत्त का त्रिज्या। तो त्रिज्या आप जानते हैं वृत्त का क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए ए आर होगा तो ये भी कितना होगा? आर होगा। अब ए 60 है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे त्रिभुज बनाते हैं आप जानते हैं कोण दुगुना होते जाता है, तभी तो नीचे पूरा वृत्त मिलकर 360 बनाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे कितना कर देगा? 120 को हो जाएगा। अब कह रहा है कोण ओ क्यू आर, ओ क्यू आर यहाँ पे देखिए छोटा वाला कोण पूछा है, तो ए 120। अभी मैंने बताया त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है? तो 180। 120 अपने को एक ही कोण अकेले हो गया, तो कितना बचा? 60 बचा। और ये दोनों बराबर है। फिर पिछले कॉन्सेप्ट देखिए, पिछले वाला जो प्रश्न में कॉन्सेप्ट था बराबर वाला, उसी पे प्रश्न पूछ जाए बराबर होगा तो ये कोण भी बराबर होगा दोनों, तभी तो ये भुजा बराबर है। तो आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो एक एक कितना ले लेगा? 30-30 डिग्री। तो देखिए कहीं पे है तो ऑप्शन बी पे है। ध्यान से इस बात को फिर से समझ लीजिए, बड़ा शानदार ये प्रश्न है। देखिए ऐसे ही एग्जाम में भी पूछेगा, क्या कर देगा? अंक चेंज कर देगा। मैं बार बार कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे देखिए ऊपर वाला कोण बड़ा वाला त्रिभुज का दिया था 60 डिग्री। ये जब दुगुना हो जाता है कोण, आप ये सभी समझे होंगे अगर आप वृत्त चैप्टर पढ़े होंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि वृत्त के अंदर में देखिए दो दो त्रिभुज बन रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये त्रिज्या है, यहाँ पे कह रहा है कि वो केंद्र है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कहीं पे वृत्त पे क्या त्रिज्या, त्रिज्या कहीं पे खींचेंगे बराबर होगा। एक कोण हो गया 120, त्रिभुज का तीनों कोण 180, कितना बच गया? 60। और जब ये बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो कोण भी बराबर, तो आधा आधा कर देंगे तो 30-30 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। ही कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न इधर सेट किया गया है, ध्यान से बारीकी से समझिएगा। कह रहा है 80 नंबर प्रश्न की सर आंकड़ा इतना का परिसर बताइए, रेंज बताइए किसके किसके बीच का है। तो परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा आंकड़ा लेते हैं, तो 84। यहाँ पे सबसे छोटा ध्यान से देखिए क्या है? 15 है। बिल्कुल सही। घटा देते हैं, रेंज निकल जाता है 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6। देखिए क्या आ गया? ऑप्शन ए। ध्यान से समझिएगा, बड़ा में से आंकड़ा का जो सबसे बड़ा मान और उसमें से जो सबसे छोटा है घटाएंगे तो यही रेंज निकलता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है 80 का। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर प्रश्न समझते हैं। कह रहा है इसका समानांतर माध्य है। समानांतर माध्य अर्थात कि माध्य, तो माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 + डैश 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 n, और कितना संख्या है? तो n है। अंतिम में लिखा है n नंबर ऑफ टर्म्स है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है प्राकृत संख्या का योग कर रहा हूं, आप सीख रहे हैं। माध्य बराबर तो कुल संख्या को जोड़ के और उसके नंबर वाले संख्या से भाग देते हैं जितना रहता है। तो 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक था और n नंबर ऑफ टर्म्स था, n संख्या था, तो n से भाग देंगे। अब ऊपर देखिए ये होता है प्राकृत संख्या का योग, आप समझ रहे हैं? प्राकृत संख्या का योग n तक के n × n + 1/2। तो ऊपर पूरा हमको योग पूछ रहा था प्राकृत संख्या का, इसी फार्मूला पे बैठ गया। तो n × n + 1/2 और बटा में फिर n फार्मूला का रह जाएगा। यहाँ पे कैंसिल n + 1/2। तो देखिए कहीं पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी पे दिखाई दे रहा है। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न तो मैं आपको सिखाया था पिछले क्लास में, एक और हम लोग मॉडल पेपर की चर्चा किए थे मैथ का, उसमें आया था। कह रहा यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य, तो यहाँ पे क्या होता है? बहुलक प्लस 2 माध्य। फॉर्मूला है 14 चैप्टर जो सांख्यिकी आप पढ़ते हैं उसी में आपको फॉर्मूला मिलता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य। तो वही माइनस को इधर कर दिया प्लस में, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, क्या भराएगा? 2। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रेक्षण इतना का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मैं कितना बार आपको सिखाया हूं कि जिस आंकड़ा में जो जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है? 13 13 13। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देना है। जो सबसे अधिक बार आता है, तो जिसका आंकड़ा में बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार शानदार प्रश्न आपको सीखने को मिल रहा है। कह रहा है इसका माध्य जो है 10 है, तो x का मान। तो अभी हम लोग सीखे माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल जोड़ते हैं 7 + 9 + 13 + 15 + x, इतना रहता है उतना से भाग देते हैं। तो कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 से भाग देंगे बराबर में 10 हो जाएगा, क्योंकि माध्य दिया है। अब टोटल यहाँ पे जोड़ दीजिएगा 7 9 13 और यहाँ पे 15, तो 44। बिल्कुल सही, बराबर हो जाएगा 50।
क्या x बराबर प्लस है तो इधर माइनस करेंगे सर, तो 50 में से 44 घटा लेंगे 6। देखिए कहीं पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपको ओएमआर शीट पे कलर करना है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है, तो आप मुझसे पहले भी बना लेंगे। यहाँ पे सब जुड़ के जितना रहता है उसे भाग देते हैं, माध्य आता है, माध्य दे दिया था, गुना भाग करके आंसर आपको फाइंड आउट कर लेना है। मैं बोला शुरू में ही काफी शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। 85 नंबर प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है किसी भी घटना का प्रायिकता, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होगा। यहाँ पे 0 नहीं, क्या होगा, 1 होगा। तो अधिकतम कितना हो सकता है, 1। तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है 85 का। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे है, आप जानते हैं 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, 0 से छोटा कोई है 50% है, तो 1/2 है। 0 से छोटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 0 दशमलव पूछा गया। यहाँ पे ये होगा नहीं होगा, क्योंकि 12 से 13 में भाग 12 से 13 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा दशमलव, अर्थात कि 1 से ज्यादा आएगा, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा। तो इसीलिए राइट आंसर आपको क्या कर देना है, ऑप्शन डी। क्यों सर, क्योंकि ये इसका 1 से ज्यादा आ रहा है मान, और हम जानते हैं कि घटना की प्रायिकता अधिकतम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो 1 से ज्यादा कैसे होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 के गुणज आने की प्रायिकता। देखिए पासा में क्या क्या होता है, कहिएगा 1 2 3 4 5 6, यही पासा में संख्या। आप कह रहा है 2 का गुणज छाटिए, तो 2 4 6, तो 2 का गुणज कितना हो गया, 3। टोटल कितना है, तो 6। आप समझ पा रहे हैं, हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, परिणाम की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम की संख्या। तो ऊपर देखिए 2 का गुणज कितना था इसमें पासा में, तो 3 ही था, और टोटल परिणाम कुल कितना था संभावित 6। कटा देंगे सर 1/2। देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन ए पे दिया है। देखिए जो प्रायिकता से प्रश्न आता है वो काफी आसान टाइप का रहता है, तो ध्यान से आपको समझ कर रखना है, आप आंसर गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न, थोड़ा बनाकर आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कितना आपका आंसर आ रहा है। कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के होने की प्रायिकता। देखिए कुछ भी नहीं कहा है, बेगम है, चिड़िया है, कुछ नहीं है। ताश में टोटल कितना पत्ता होता है, तो 52 पत्ता। लाल उसमें से कितना होता है, 26, अर्थात कि टोटल लाल, चाहे वो चिड़िया हो, ईंट हो, कुछ भी हो, तो 26 हो जाएगा। 26/52 बराबर 1/2। देखिए कहीं पे है, तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न सेट किया गया है आपके लिए, ध्यान से समझते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न। कह रहा है 2 न्याय संगत सिक्का उछाला जाता है तो कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए कह रहा है 2 सिक्का उछाल रहे हैं, क्या क्या आ सकता है, तो कहिएगा सर हेड आ सकता है, फिर क्या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, क्योंकि 2 सिक्का है, फिर हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है। बिल्कुल सही। अब कह रहा है कम से कम 1 शीर्ष, अर्थात कि 1 हेड आने की प्रायिकता। यहाँ पे देख लीजिए 1 हेड, यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड कितना में है, यहाँ पे नीचे तो टोटल लिख देंगे, तो 1 2 3 4 कुल संभावित परिणाम की संख्या 4। 1 हेड इसमें भी है, एक ये हो गया, इसमें हेड है नहीं है, इसमें 1 हेड है एटलीस्ट। देखिए कहा 1 हेड, किधर भी आए लेकिन हेड रहना चाहिए। इसमें भी 1 हेड है, अर्थात कि कितना में है, 3 में, तो 3/4 कहीं पे है, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न पूछा है, लेकिन आपको माइंड शांत करके एक एक प्रश्न को ध्यान से सॉल्व करना है, आसानी से आप बना सकते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखिए करा, इसमें 2 सिक्का था, पिछले प्रश्न में करा 3 सिक्का। करा 3 सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो संभावित परिणाम की संख्या, ऐसे ये सब प्रश्न तो आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग गिनते हैं। 3 सिक्का उछाल रहे हैं, तो सबसे पहला है कि हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि 3 सिक्का है। फिर हेड टेल आ सकता है, एक एक को बदलेंगे। फिर क्या आ सकता है सर, तो टेल हेड आ सकता है। और क्या आ सकता है, तो हेड टेल हेड आ सकता है। फिर 3 सिक्का है, तो टेल हेड टेल भी आ सकता है। ध्यान से बारीकी से सीखिएगा, कोई भी इसको रिपीट नहीं करना है। तो टेल हेड भी आ सकता है, और हेड टेल भी आ सकता है। इसके अलावा शायद अब कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा क्या आएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए सभी हम लोग परिणाम लिख रहे हैं, पूरा पूछा है कि कुल संभव परिणाम 3 सिक्का उछाल रहे हैं, तो इतना ही आ सकता है। ध्यान से आप एक बार देख लीजिएगा, खुद से इस प्रश्न को मिला भी लीजिएगा, जितना आएगा उतना ही आंसर होता है। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो देखिए ऑप्शन डी पे इसका सही आंसर करेंगे।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कुल कितना गिना, इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 8 राइट आंसर आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी शानदार है। क्या पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग, मतलब मान लीजिए वृत्त हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, तो कह रहा है इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर है। पूरा इसका व्यास निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना 16 हो जाएगा। अब कह रहा है इसके अंतः वर्ग, अंदर एक वर्ग बन रहा है। अंतः वर्ग का मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक वर्ग बन रहा है, इसके अंदर वर्ग बन रहा है एक। प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले वर्ग का हमको भुजा निकालना होगा, और ये अपना है वृत्त का व्यास, यहाँ से यहाँ तक क्या है वृत्त का व्यास। और लेकिन ये वर्ग के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि वृत्त से हमको कोई मतलब नहीं है, तो वर्ग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। कितना होता है वर्ग का विकर्ण, √2 है। फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रमिति में देखिए सारा खेल फार्मूला का है। 2a बराबर 16। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। ये वृत्त का व्यास है, लेकिन वर्ग का विकर्ण है, और विकर्ण से हम लोग भुजा निकालेंगे। यहाँ पे a का मतलब क्या था, भुजा, या a बराबर 16 बट्टा में √2। हमने क्या फाइंड कर लिया, तो वर्ग का भुजा। अब हमसे पूछा था कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर, था कि 1 का स्क्वायर, तो 16 बट्टा √2, यही इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 दो बार गुना में हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 से अपना 16 कट गया 8, और 8 से 16 में गुना कर देंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझे होंगे। यहाँ पे देखिए वृत्त का त्रिज्या दिया था, तो इसको व्यास में हम लोगों ने बदल दिया, 2 गुना कर दिया। और ये जो वृत्त का व्यास था, इसके अंतः जो ये वर्ग बन रहा है, इसका विकर्ण था, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। तो इस पे बैठा के हमने भुजा निकाल लिया, और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान लेकिन बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है। एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न आप सीख कर जाते हैं, तो 8 की जगह पर 16, 7 कुछ भी पूछ सकता है, अंक चेंज करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। अब 92 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब परिधि का अनुपात दिया है, परिधि का अनुपात दे या त्रिज्या का अनुपात, क्षेत्रफल पूछता है तो इसका सीधे सीधे स्क्वायर करते हैं, तो 16:25 देखिए कहीं पे दिया गया है, तो ऑप्शन सी पे आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 93 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि एक साहू त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा कितना होगा। यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तभी आप इसे आप बता पाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप जानते हैं क्या होता है, √3/4, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं भुजा स्क्वायर, अर्थात कि a का स्क्वायर, यही होता है समबाहु त्रिभुज का। अब इसी को हम लोग गुना भाग करेंगे, तो या a स्क्वायर बराबर 9√3 और गुना में 4, यहाँ पे भाग में था तो गुना में हो गया, नीचे जो अपना था यहाँ पे गुना में तो भाग में आ गया। √3 से √3 कैंसिल, क्या हो गया, तो या a बराबर √9 में 4 से आप गुना कीजिएगा तो 36, और 36 का रूट निकल जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर इसका भुजा था, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न था, सिर्फ आपको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ पे क्षेत्रफल का अगर मालूम है तो बस इसी में बैठा के गुना भाग ऐसे कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 94 नंबर प्रश्न में शुरू में ही बोल दिया, काफी शानदार प्रश्न मिलेगा। कह रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है तो क्या होगा। वृत्त का परिधि आप जानते हैं क्या होता है, 2πr। अब ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है एक का त्रिज्या R1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2πr1, इसको मिला रहे हैं, और प्लस में यहाँ पे 2πr2, 2 वृत्त को मिलाकर बना रहे हैं नया परिधि, तो उसका योग हो जा रहा है 2πr, उसका त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए 2π दोनों में है, 2π कॉमन ले लेंगे, R1 + R2 और बराबर 2πr, 2π से 2π कैंसिल, तो इसीलिए R बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2। देखिए कहीं पे दिया गया है तो बिल्कुल सही, बी पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। बस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 95 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3πr²। ध्यान से समझिएगा, कब होता है, जब r इसका त्रिज्या हो, h ऊंचाई हो। अब कह रहा है कि r पहले r था, लेकिन अब 3 गुना हो गया था, तो 3r हो गया। h पहले s था, लेकिन अब कितना हो गया, 3h हो गया। अब 1/3 उसी तरह रहेगा, और πr², तो r के जगह पर कितना रखेंगे, 3r का स्क्वायर, और h के जगह पर उसी तरह 3h, तो 1/3
और पाई और 3 का स्क्वायर तो 9r² और इंटू 3h, अर्थात कि 9 में 3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। तो कितना गुना हो जाएगा 27 गुना, ऑप्शन डी। अर्थात कि पहले शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब 27 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्यों? क्योंकि शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या को हम लोग 3 गुना बढ़ा दिए हैं। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न सेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला है, हेमीस्फीयर है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। सीधे सीधे देखिए फॉर्मूला काफी पूछ रहा है, क्षेत्रमिति का फॉर्मूला याद रखिएगा। कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है सर, तो ऑप्शन है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर प्लस आर इंटू आर। तो यही होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया था, तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है उस समानांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करें जिसका a18 माइनस a14 बराबर 32। तो यहाँ पे ध्यान से आप सॉल्व कर सकते हैं। a18 तो a18 मतलब 18वां पद कितना होता है, तो कहिएगा a प्लस 17d, बिल्कुल सही यही होता है। माइनस a14 तो a प्लस 13d, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। 18वां पद का मतलब a प्लस 17d, 14वां पद का मतलब a प्लस 13d बराबर हो गया 32, या a प्लस 17d उसी तरह रहने देंगे माइनस a और माइनस 13d बराबर 32। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। a से a यहाँ पे देखिए कैंसिल, 17d में से अपने को 13d घटा लेना है, तो क्या बचेगा सर 4d बराबर 32, या d बराबर तो 32/4 अर्थात कि 8। डी का मान कितना आ गया 8, देखिए कहीं पे दिया है तो ऑप्शन सी पे दिया गया था। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गोला का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया, देखिए टोटल या कुछ भी नहीं लगाया है। तो कह रहा है गोला का व्यास है 42, तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखिए जब तक प्रश्न में कुछ नहीं कहा जाए तब तक हम लोग समझते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा है। 4 पाई आर स्क्वायर तो 4 और पाई का मान 22/7, आर के जगह पर 21 गुना में 21, 7 से इसको कटा देंगे 3, और यहाँ पे 22 में 4 से गुना कर देंगे, और 21 में 3 से, तो यहाँ पे 3 6। अब पूरा अपना गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दिया गया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी पे दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। यहाँ पे देखिए आर चाहिए, तो आर हम लोग निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच बराबर 264 दिया है, प्रश्न में दिया, यहां से हमको आर मिल जाएगा। या ऐसे ही हम लोग 2 पाई यहाँ पे तो 2 और गुने में पाई के जगह पर कितना रख देंगे 22/7, और यहाँ पे आर निकालना है, और ऊंचाई दिया है 14 बराबर 264। यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, आर बराबर इधर गुना में तो भाग में करते हैं, तो 264, और नीचे हो जाएगा 2 गुने 22 गुना में 2। इससे यहाँ पे कटा देंगे 264 अपना कट के आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे 12, 2 से कटा देते हैं तो फिर यहाँ पे कट गया 6, और 2 से फिर इस 6 को कटा देंगे, आ गया 3। तक हम यहाँ पे कटा कर पूरा आप कटा लीजिएगा अच्छा से। आर हमने निकाल दिया 3। प्रश्न में क्या पूछा है कि इसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो 22/7, आर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर यहीं पे कर देते हैं तो 9, एच उसी तरह रहेगा तो 14, यहाँ पे 7 से कटा देंगे 2 तो 22 और गुना में 18, तो 18 दूनी 36, 3 और फिर 36 और 3 39 पे देख लीजिए कहीं पे दिया है 396 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन डी पे दिया गया था। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी प्रश्न बड़ा ही शानदार था। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया था, इससे हमने देखिए यहाँ फॉर्मूला पे रख के हमने आर का मान निकाल लिया, और फिर आपको एच दे दिया था। प्रश्न में आयतन पूछा था तो हमने आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रख के गुना भाग करके आपको आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। आगे देखिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न की शुरुआत हुआ है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के 50 में से आपने कुल कितने प्रश्न का सही से आंसर दिया। उसके साथ साथ अगर आप इस वीडियोज को लाइक करते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग इसके सब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। तब तक के लिए क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।